बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करेंगे महंगाई और मुल्क की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फैसल इमरान गोंदल साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल हमीद बिलान साहब हैं, सदर हैं शातक मंडीफौद्दीन के। प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर शुक्रगुजार हूँ। इजाज़ अहमद जंजुआ साहब हैं, साबिक़ सिटी नाज़िम हैं और उम्मीदवार हैं चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के। उनका भी शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में तशरीफ लाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो फैसल इमरान गोंदल साहब से करूँगा। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या बेहतरी आपकी हुकूमत लाई अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें दोबारा से मौका दिया है अपने प्रोग्राम में। इसमें सारी ओवरऑल चीज़ें जो पाकिस्तान का सिनेरियो चल रहा है जी, इसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली रेज अप हुई हैं जी। प्राइसेस बढ़ी हैं, कीमतें बढ़ी हैं चीज़ों की। इन्फ्लेशन रेट की वजह से मुल्क की जो सूरत हाल सियासी थी, जिस तरह से हमें हुकूमत मिली, उस हुकूमत को लेके जिस तरह से हम लोग इसको चला रहे थे, ये सारी सूरत हाल जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के सामने है और बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं जी। अच्छा, मतलब क्या तब्दीली आप क्या लेके आए? तब्दीली आप किस सेंस में आप आम मतलब ओवरऑल किस तरह से आवाम के लिए आपने क्या किया? जो वज़ीर आज़म कहते थे कि खुराक कम मिल रही है जिस वजह से हड्डियां नहीं बन रही हैं, दिमाग नहीं बन पा रहा है, उसके लिए मतलब क्या किया? इसमें सारी चीज़ें आपके सामने हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो सारा चेंज अप हो रहा है। सारी जो एक सिनेरियो जो एक पहले से चल रहा था वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चेंज हो रही हैं। लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, वो सेहत की सहूलतें हों, बाकी सारे मामलात हों, उन सारी चीज़ों में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं जी। जहाँ जंजुआ साहब वो कह रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा इस चैनल पे बैठ के आवाम की नुमाइंदगी करता हूँ। गो मेरा ताल्लुक़ भी हुक्मरान जमात से है, लेकिन इसके बावजूद कुछ फेलियर चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फेलियर मेन जो है मैं समझता हूँ वो महंगाई का है, जिस पर हुकूमत बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रही या गवर्नमेंट से वो कंट्रोल हो नहीं रहा। अब टाइगर फोर्स की ड्यूटीज़ तो लगी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो माफियाज़ हैं मुल्क में, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उन्होंने फुल फ्लैज पंजे गाड़ रखे हैं। अब उसमें हुकूमत की नाकामी को मेरे ख़्याल में अवाम की नज़र में तो बिल्कुल हुकूमत का ग्राफ नीचे जा रहा है। हुकूमत के हवाले से ये भी बात है कि हुकूमत इस तासुर को दुरुस्त करने के लिए भी कोई इक़दामात नहीं कर रही जो कि उसे करने चाहिए। महंगाई की सूरत हाल वाकई अबतर है, गरीब आदमी जो है उसको परेशानी का सामना है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने हमेशा किरदार अदा करना होता है, जो कि फ़िल वक्त तक नाकाम जा रहे हैं। जो मुल्क के लिए मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसमें भी कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रही। मुआशी पॉलिसी बनाने वाले लोग शायद उनको मौका नहीं दिया जा रहा या उनके पास कोई विजन नहीं है। तो बहरहाल हम हुकूमत से ये अपील कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। जी, आप कैसे देखते हैं अब्दुल हमीद बिलान साहब इस सारे मतलब दिल्ली की जो हुकूमत है इसको, कि क्या तब्दीली आ रही है? आपके नज़दीक कितनी तब्दीली आई? बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे दोस्त बैठे हैं इंतहाई माजरत के साथ। 71 में हमने एक जंग आ रही थी, उस वक़्त 100% महंगाई, गोया हर चीज़ के रेट डबल हो गए थे। उसके पीछे एक वजह थी। मगर अब जो मुआशरती बहरान आया है इसमें डॉलर की रेट जो है वो 50% इंक्रीज, जबकि महंगाई 100% इंक्रीज हुई। अब इस बात की वजूहात क्या है ये हुकूमत बेहतर जानती है। क्या हमने देखें गंदम की फसल के ऊपर गंदम का गायब हो जाना
बहुत एक अजीब वाक़या हुआ है। हमें इन बातों को सोचना होगा, समझना होगा। हमें तो सच्ची बात है, अब जो दौर आ गया है इसमें झूठ इतना हम बोलते हैं सब लोग मिलके। ये नहीं मैं किसी एक पार्टी का या एक फर्द का नाम नहीं लेता, इतना झूठ बोला जाता है कि वो हम कुछ वक़्त के बाद हम उसे खुद सच समझना शुरू कर देते हैं। दर हकीकत मैं तो इस बात को शुरू करना चाहता था एक फैमिली सेटअप से, कि फैमिली का और मुआशरे का क्या ताल्लुक़ है और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं इखलाकी तौर पर, हर लिहाज से। तो बात को जब ये वहाँ पे पहुँचेगी तो इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं अभी कर देता हूँ। करें। एक वालिद है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं। हर बच्चे की तबीयत एक जैसी नहीं होती, तो उसको वालिद फैमिली को किस तरह लेकर चलता है उसके अपने वसाइल हैं, उसने अपनी उसके माली वसाइल हैं, उसकी घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं, फिर उसके बच्चों का एक उनका इखलाकी जो उनकी हमने करनी है नशोनुमा, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। तो कोई बच्चा ज़िद्दी होता है, कोई बच्चा लाडला होता है, तो आखिर हम उस फैमिली को किस तरह लेकर चलते हैं आगे। वो वालिद क्या किसी पे जबर करता है, ज़्यादती करता है? अगर वो ज़्यादती करता है तो उससे नफ़रत आती है, इवन बच्चों के दरमियान नफ़रत आ जाती है। और अगर वो उसको तरीके से मोहब्बत से समझाता है तो वो उसमें ताबेदारी का एक जज्बा आता है, वो उस बात को समझता है और वो फिर पॉजिटिवली अपने वालिद का एक साथी बनता है। ये एक छोटी इकाई है मुआशरे की, फैमिली। जब उसके बच्चे जवान होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, फिर क्या होता है? फिर उनमें दूसरी फैमिलियों का एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो उसमें सब टाइम जिसको हम कहते हैं एक दूसरे के इंटरेस्ट का टकराव, वो भी पैदा होता है। अगेन वही वालिद अपनी सूझबूझ से अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है। यही हाल मुआशरे का है। बदकिस्मती ये है कि हमने, जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ की, कि झूठ और इल्ज़ामात की सियासत को इतना हमने मुआशरे को गंदा कर दिया है कि अब पता ही नहीं लगता सच क्या और झूठ क्या। हमारा एक ये बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी बात मैंने ये की कि भाई आखिर को वजूहात तो होनी चाहिए ना महंगाई की। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि आखिर चलो समझ में आ गई कि पिछली हुकूमत की, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि उनकी पॉलिसियाँ गलत थी। वो आवाम को बेतहाशा सहूलियात देते थे अपने वसाइल से भी बढ़कर, जिनकी उनका जो मुआशी सिस्टम था इजाज़त नहीं देता था। तो उसकी वजह से ये तो बात समझ में आ गई कि हमारा 50% रुपया डिवैल्यू हो गया, मगर महंगाई तो 100% जा रही है। क्या हमने कभी इन बातों को डिग आउट करने की कोशिश की है? इनकी क्या वजूहत है? तो बात को आप आगे बढ़ाएं। अच्छा, से बात चल रही है इंशाल्लाह। ये बताएं, ये जो आपने वालिद वाली कहानी सुनाई है, ये हाँ। आपका किस तरह इशारा है दबे अल्फाज में? ये तो सीधी सी बात है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। इसको आप जो- मुआशरे में ले सकते हैं, इसको आप घर जो में ले सकते हैं, एक इसको आप फैमिली फैमिली में है, ले सकते हैं। जो एक फैमिली है, ये मुआशरा की एक इकाई है। जी। ये बहुत सी इकाइयाँ मिलकर फिर एक मुआशरा बनता है।
नहीं, ये आपका मुल्क की तरफ और तमाम सियासी जमातों की तरफ इशारा ये तो तो नहीं है? ओवरऑल हमारा एक है बिहेवियर। अच्छा, यहाँ अच्छा, हर कोई आपके साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन है। चले, जो भी आपने ये बात की, ये वालिद को छोड़ के नहीं सियासत हो सकती है कि वालिद के बिना सियासत मुमकिन है? अच्छा, आपके ही और तरफ चले गए। ये भी एक हमारे मुलाकात भी है। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, मगर उसके लिए एक जमहूरी तसलसल चाहिए। अगर आप जमहूरी तसलसल इसमें नहीं आएगा तो फिर तो इन्हतात होगा, मुआशरती इन्हतात होगा। अब हर कोई यहाँ पे गद्दार है। फातिमा जना भी गद्दार थी। आप किसी मुस्लिम लीग वाले से पूछें, न्याजी गद्दार है। आप पीटीआई से पूछें, नवाज शरीफ गद्दार है। तो फिर हम हैं क्या? हमें, मेरे नज़दीक कोई गद्दार नहीं है, सब मुहिब्बे वतन है अपनी अपनी कैपेसिटी में। अब एक वालिद एक मुआशरे को अच्छे तरीके से लेकर अपनी फैमिली में चलता है तो वो मुआशरे का एक अच्छा, मुआशरे के लिए अच्छे अफराद पैदा करता है। जी ठीक हो गया नाज़रीन। अफजाल भट्टी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून के मडी मोहद्दीन के बहुत ही दबंग वर्कर हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, मेहरबानी आप तशरीफ लाए। तो फैसल साहब, आपने ये बातें सुनी, क्या उनका जवाब आप लिखते भी रहे हैं? इसमें मैं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जी, अब्दुल हमीद साहब, इनका एक मंडी बहाउद्दीन में माशाल्लाह बड़ा नाम है सोशल वर्क के हवाले से, बतौर सियासी वर्कर सारी चीज़ें ये हमारे लिए तो ये एक दर्सगाह की जो है ना जी वो हैसियत रखते हैं। इन दो एक चीज़ इनका जो स्टार्ट में था पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना झूठ बोला जाए कि वही सच लगने लग जाए, ये सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं जी, पूरी दुनिया का एक अलमिया इस टाइम आप कहें ना जी, ये सिनेरियो बना हुआ है कि मीडिया वार जो है वही सारी चीज़ें कर रही होती हैं। वो अफगानिस्तान की जंग हो, वो इराक में अमेरिका का हमला हो, या वो उसके कीमियाई हथियारों के हवाले से हो, पाकिस्तान के बारे में एक प्रॉपर उन्होंने एक कैंपेन चलाई। ये एक पूरी दुनिया में एक जो है ना जी, ये वर्ल्ड आप समझे तो वो चल रही है एक सारी चीज़ें, ठीक है जी। दूसरा, डॉलर्स के हवाले से उन्होंने कहा इन्फ्लेशन रेट आप देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में 70% इंक्रीज हो गया है इन्फ्लेशन रेट जो है। डॉलर्स की प्राइसेस बढ़ने के साथ आपकी सारी इकोनॉमी जो है वो डॉलर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उसकी रीजंस हैं इनकी प्राइसेस बढ़ने की। फैमिलीज के हवाले से बड़ी अच्छी बात जो अपना बुलंद साहब ने की है। एक चीज जो है ना जी, आप किसी भी फैमिली का देखें, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सख्ती करनी पड़ती है तो बच्चे ठीक होते हैं, कहीं पे प्यार से काम लेना पड़ता है। ये भी बच्चों की एक नेचर होती है ना जी, उस हिसाब से उनको डील करना पड़ता है। देख रहे हैं, जवाब आ गया आपकी बात। ये कभी जो है आप डील कर रहे होते हैं, अब बारी उनकी है डील करने की, आप वो डील कर रहे हैं। सही है, आप इसको करंट सिचुएशन में अगर ले जाएं तो वो भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी आप घर में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, घर में कुछ इस तरह की चीज करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी चीज होती है तो डेफिनेटली उसके ऊपर घर वाले फिर सारा सख्ती तो करनी पड़ती है। जी अफजाल भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। मुझसे पहले जो साहिबान दोस्त अहबाब, बड़े प्यारे मोहतरम फैसल गोंदर साहब, बुलंद साहब, माशाल्लाह हमारे ज़िले की एक अजीम हस्ती हैं। अपना जंजुआ साहब भी, एजाज जंजुआ साहब आल्सो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। प्रोग्राम में आपका जो सवाल है महंगाई के हवाले से, वो आज शरह देख लें और जब गवर्नमेंट नून लीग की थी उस टाइम देख लें कि अंडे को ही देख लें, दूर जाते ही नहीं है। अंडे 15 रुपये का हो गया। नून लीग के दौर में वो आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कितने का था। तो सर, बातें करना बहुत आसान होता है, जो इम्प्लीमेंट होता है किसी भी चीज़ पे अमल दरामद करना या करना, या उस पे फोकस रख के यानी माशरे में जो तरीक़ेकार होता है उसमें यानी कि आवाम को साथ लेके चलना, आवाम के मसाइल को देख कर चलना, ये एक लीडर का विजन होता है और ये एक लीडर की निशानी होती है जो कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ में है
और अभी तक जो इस टाइम मौजूदा जितने भी पाकिस्तान में सियासतदान हैं, उनमें अगर कोई लीडर है मुल्क के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए, तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने हमेशा जब भी उनका दौर आया महंगाई पर कंट्रोल हुआ। महंगाई, पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ देख लें, सड़कें देख लें, वैसे हमारे जो हर लिहाज से जो नून लीग के दौर में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनके पास एक टीम है, टीम वर्क है। ये कंटेनर पे खड़े होकर इन्होंने ये कहा था भाई फैसल के जो लीडर हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है। तो सर आज का चोर देख लें और उस टाइम जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस टाइम देख लें कि वज़ीर आज़म अब कौन चोर है। तो सर बात करना और बात फिर उस बात पे कायम रहना भी एक लीडर की निशानी होती है, जो कि नियाज़ी साहब जो हैं बड़े चलो उनका जो उन्होंने जो बातें की हुई हैं अभी तक वो किसी एक बात पे भी नहीं आए हैं। और मेरे ख्याल में ये वक्त आ चुका है, कल 16 अक्टूबर है, ये इस हुकूमत का इंशाअल्लाह ताला जो वो आखिरी धक्का था वो कल इसको लग जाएगा और ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा जो है एक रिलीफ होगा और इंशाअल्लाह कल का जलसा कामयाब भी होगा और उसके बाद ये महंगाई वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नून लीग की हुकूमत आएगी, ये महंगाई बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, बिल्कुल हर चीज़ वापस आएगी और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है। देखें जी, हमारा जो थोड़ा सा रह गया, हमारा जो असल जो है ना लीडर मियां नवाज शरीफ साहब, और उनका जो विजन है वो यही है कि आवाम को रिलीफ जितना हो सके, जितना दे सके, और वो इंशाल्लाह देंगे और वो होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ने कितना अरसा हो गया? सर 2-2.5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, 2.5 साल में आपको क्या तब्दीली नजर आई है कि मतलब है इनकी हुकूमत ने क्या मतलब काम किया है? तब्दीली देखें ना जी, तरक्याती काम तो एक 0% भी नहीं हुआ, कोई तरक्याती काम ये करवा नहीं सके हैं। जो पहले प्रोजेक्ट्स थे उन पे ही काम हुआ, नया कोई प्रोजेक्ट किसी पे भी जो फंड्स रिलीज हुए वो भी पहले के जो थे वही हुए हैं और वो काम। बाकी आप खुद देख ले कि जो बातें हुई थी कट्टे बच्चे से शुरू होकर अंडे मुर्गी से शुरू होकर अब कहाँ पे पहुंच गई हैं, अब किसी को कोई होश नहीं है। खान साहब ने जब भी आपकी नजर में मुल्क में कहीं तब्दीली आई कि नहीं? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। सर आप मुझे दिखा दें, आप मुझे साबित कर दीजिए। फैसल साहब बैठे हुए हैं, हुकूमत को कितने % कामयाब देखते हैं? सर हुकूमत 0% भी कामयाब नहीं है। क्यों? ये चल भी नहीं सकती, हुकूमत के पास कामयाबी वाली कोई टीम नहीं है। और ये बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ कि जो वज़ीर आज़म इस मुल्क का जब ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि फलानी FIR होगी और मुझे पता नहीं चला। सर आप एक DPO लेवल पे SHO तो कभी भी नहीं दे सकता DPO की इजाज़त के बगैर। ये कैसे मुमकिन है कि जो है वो उसकी इजाज़त के बगैर जो जी दोबारा आऊँगा जी। नाज़िम साहब ये बताइएगा आपके वो अस्पताल वाला सीन कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, आपने तो उस प्रोग्राम को बंद कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अस्पताल सिटी अस्पताल वो चल रहा है जिसमें 4 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन वो मैं अर्ज़ करता चलूँ मंडी बौद्दीन की आवाम के सामने कि वो एक आर्जी सेटअप है। जब तक हमारे ये अफसरान मौजूद हैं उन्होंने वादा किया है, शायद अगले भी अफसरान जो आएंगे इसको चलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप जब तक वज़ीर आला से परमिशन नहीं लेंगे, इसका अथॉरिटी लेटर जारी नहीं होगा, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, हम इसकी लीगल पोजीशन तो ख़ुद तय नहीं कर सकते। वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ठीक चल रहा है, अवामी मसला तो सॉल्व हो गया है। लेकिन ये है कि हम जो अरकान हैं, असम्बली के अरकान हैं, उनसे भी बार बार अपील कर चुके हैं। हाजी इम्तियाज़ साहब से, मोहतरमा हमीदा वहीद से, साजिद अहमद भट्टी साहब से हमने ये गुजारिश की है कि आप इसको या तो सूबाई असम्बली में इसकी करारदाद पास करवाएं या फिर वज़ीर आला से इसकी अप्रूवल लेकर दें ताकि अवाम का, मंडी बौद्दीन शहर का ये मसला हल हो सके। आपके पास कोई अपडेट है अस्पताल के बारे में? बात यह है जी कि जो कुछ आपके पास है वही हमारे पास है। परसों भी मेरी बात हो रही थी कुछ दोस्तों से, तो मुझे इसका एक हल नज़र आ रहा था कि भाई हम स्ट्राइक पे जाते हैं। वो स्ट्राइक की नौयत क्या होगी
ये हम आपस में दोस्त बन के बैठ के, जरूरी नहीं कि हम लोगों को नहीं, एक बात वो तय हुई थी, कोई एक स्टे ले रहे हैं। हाँ। वो स्टे वाली क्या था? स्टे में कुछ नहीं मिलना जी, ये हमने ये तो मैंने पहले भी कहा था ना कि ये स्टे वाला तो मामला ही नहीं है। असल बात हाँ जी, है कि वो जरूरी होता कि हड़ताल या स्ट्राइक। लेकिन सर मैं गुजारिश करूंगा एंकर साहब, ये एक टॉपिक अलहदा मौजू रख लेंगे। आज का जो मौजू है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास PMLN के तर्जमान भी मौजूद हैं, PTI के भी तर्जमान मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में जो हमारा इस वक्त करंट इशू चल रहा है उस पर बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब रहेगा। सर मैं करता हूँ एक मिनट। सबसे पहले तो बात यह है कि इत्तफाक से हमारे मोहसिन है फैसल गोंदल साहब अजीज़म इस वक्त हम में मौजूद है, हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो हमें तवक्को है कि ये इस मामले को सामने रखेंगे और इस आवाज़ को हमारे साथ हम आवाज़ हो जाएंगे। ये तो जी इज्तिमाई मसला है जिसमें हुकूमत का या अपोजिशन का तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता ही नहीं। जहाँ पे भी किसी भी एक शख्स को फायदा हो रहा है या पूरे शहर को अगर उसका नुकसान वो दिया जा रहा है तो हम उसमें भरपूर तरीके से, बल्कि इसके लिए हमारी पार्टी ने भरपूर तरीके से हम लोगों ने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद से हमारे MNA जो है वो लास्ट वीक में मिल के आए हैं और उसमें प्रायोरिटी यही थी कि इसको THQ या सिटी हॉस्पिटल में जो है वो कन्वर्ट किया जाए। भरपूर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं। और इसमें नए जो DHQ है उसमें ICT स्कैन मशीन जो है वो भी ऑपरेशनल हो गई है, ओपनिंग जो है वो आज कर वो मैं कह रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत बड़ा है ना सर, इसको ये एक इज्तिमाई कैसा भट्टी साहब की तो माशाल्लाह इसमें उनकी हुकूमत की सारी एक्टिविटी उसमें थी कि वो सिर्फ एक तख्ती के चक्कर में मियां शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल जो उसके फंड्स हमारे हॉस्पिटल के रोके रखे। ये चीजें ये होती है विजन। ये आप मेरे भाई ने पहले बात की विजन की कि उसका विजन जो है, जो वो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो होता नहीं। तो ये सारी चीजें तो हमने अगर सीखी हैं तो हमने भी इनसे ही सीखी हैं लगता है, क्योंकि ये तो पिछले 35 साल से हुकूमत में है। हमने तो ये सारी चीजें जो सीखी हैं हमें तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें तो ये चीजें लगेंगी अगर वो हमें पर्सनल नहीं होना चाहिए। नहीं मैं एक वैसे एक बात की है ना जी हॉस्पिटल के आप DHQ के बारे में क्या मैं कुछ एक दो अगर कहो तो ठीक है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ बात का। अच्छा जी, बात यह है कि सिटी अस्पताल तो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है, हमें चाहिए THQ, लोड़ी पोप नहीं चाहिए, ठीक है। और इससे आगे बात हमारा हक है मांगना, मिले या ना मिले, रोना तो चाहिए ना हमें। अच्छा रोएंगे तो मिलेगा। अच्छा अब हड़ताल की आ गई बात। हड़ताल को जरूरी नहीं होती कि लोगों को एजिटेशन पे उकसाया जाए, हड़ताल के बहुत से तरीके हैं। अगर मैं वहां पे बैठ जाऊँ भूख हड़ताल पे तो क्या होगा, और शायद इस लेवल पे हमें आना पड़े। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। इससे आगे बात की कि बच्चों से सख्ती भी करनी पड़ती है। मैं सारी बातों को कवर करना चाहता हूँ। बिल्कुल बच्चों के साथ सख्ती करनी पड़ती है, मगर मैंने उससे एक अगला मरहला बयान किया है। वो ये किया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर नई फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। क्या आप समझी को भी सख्ती से बात करेंगे? अब ये वो अकाई जो है, नहीं कल आप सख्तियां नहीं करते रहे हैं। बात मैं हुकूमत का बंदा नहीं हूँ, ना मैं सियासी बंदा हूँ, ना मेरा खमीर सियासी है। अगर मेरी कोई सियासी तहरीरें आती हैं तो वो एक रद्द अमल है एक खास कल्चर का। कुत्ता और बागी और ये और पता नहीं क्या क्या अजीब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मैं उसका एक रद्द अमल है। अदरवाइज मेरा सियासत से दूर दूर का वास्ता है, ठीक है, ना मैंने इलेक्शन लड़ना है। आप उसको वालिद को और समधी को उस लेवल पे नहीं रखेंगे। हाँ, बच्चों के साथ तो आपने सख्ती कर ली, जायज़ है। अब देखें, ये जो मुख्तलिफ हुकूमतें में प्लेयर्स हैं ये इक्वल लेवल के हैं और इनको इक्वल लेवल पे डील करना पड़ेगा। ये किसको करना पड़ेगा सर, ये भी तो बताएं ना। अब ये बात ओपन करें ना। हुकूमत की जिम्मेदारी है जी। हुकूमत कौन है हुकूमत? अब PTI वाले तो नहीं करेंगे ना जनाब बुलान साहब, बात को ओपन करें, नाजरीन को पता चले कि किसने ये करना है। हाँ, इसके आगे भी आ जाते हैं। अब देखो जी, इस वक्त न्यारी साहब के जो है ना 2-3 दुश्मन है सबसे बड़े, इनको उसमें देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुश्मन तो उनके अपने बयानात हैं कि वो किस हद तक गए इक़्तिदार के लिए।
ठीक है, जो बातें नाकाबिल अमल चुका है और उनकी जो तवक्कुआत है, ये जो कल हो रहा है गुजरावाला में, ये उसका रद्द अमल है। और दूसरा सबसे बड़ा उसका दुश्मन जो है वो महंगाई है और तरक्की माकूस हुई है। कभी मैं आपने आपसे पहले अर्ज की कि डॉलर तो हुआ 50% महंगा, महंगाई हुई 100% महंगी। क्यों? गंदम कहाँ गायब हो गए? आजकल आटे की भी किल्लत चल रही है। वो जी आटा जो है वो अब मैंने तो सुना है कि शनाख्ती कार्ड पे मिलना शुरू हो गया। ये क्या वजह है? अभी तक किस तरह की कोई ये श्रीनगर है, नहीं, मार्केट में पर मौजूद नहीं है। हाँ, हाँ, बाकी किल्लत है, के ऊपर जो मैंने है, खुद विजिट किया है। ओहो, अब आपने पता नहीं किस जगह पे किया, मेरे साथ चले, मैं फिर मैं अगर इससे ज्यादा खुल के बात आप करूं, कहते हैं कि आटे की किल्लत नहीं है। किसी चीज की किल्लत नहीं जी, सारी चीजें बड़ी चीजें सब मौजूद है, पैसे जेब में होने अभी एक जो चाहिए। डीलर है असल में चीनी की किल्लत पाई नहीं है जी। ये बात तो देखिए बुलान साहब, चीनी चोरी की नहीं जी, नहीं। आटे की किल्लत है नहीं है। नहीं देखिए, मैं अर्ज करना चाह रहा था ना, इन्होंने कहा है कि किल्लत नहीं है, बुलान साहब ने कि अगर जेब में पैसे हों फिर तो किल्लत कोई नहीं है। ठीक है, अब ये एक अलहदा मैटर है कि 860 के बजाय वो 1400 हो, मतलब जेब में 860 है तो फिर ना मिले 800, अगर 1400 है 1400 है तो फिर मिल सकता है, ऐसी अच्छा, बात नहीं आप है। भाई मेरे एक और बात कर रहे थे, तो बताएं जी हुक्मरान कौन है? तो भाई हुक्मरान वो है जो किसी गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर जिन्होंने कठपुतली का किरदार अदा किया। जी ठीक है, आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। हाँ। भट्टी साहब ये बताइएगा कि ये जो कितनी भी ये पार्टियां इकट्ठी की हैं आपने, सारी किस लिए इकट्ठी हुई हैं, कि कोई क्या एजेंडा है आपका? ये सारी पार्टियों में कौन कौन सी पार्टी इकट्ठी हुई है? देखिए सर, पार्टियां ये एक जमहूरी हुस्न होता है जी, इस क्या मुल्क नाम क्या में। रखा है उस कट का? इस जो है ना, PDM। जितना भी पार्टीज हैं, जी इमरान साहब जो हैं वो जब अपोजिशन में थे तो वो भी इसी तरह कट करते रहे जी, जी, हैं। अब वो कैसे उंगली उठा सकते अच्छा, हैं? क्या क्या नाम क्या रखा है? जी पीडीए, PDM पीडीएम पीडीएम। ये PDM। किस चीज का मुकाबला बनता है? सर ये अब आपको पता होगा, आपके खिलाफ नहीं। ये भी होगा फिर। अच्छा, कौन कौन सी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं? सर ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो सकता है और मुस्लिम लीग नून है जी, और फजलुर जो रहमान है साहब। फजलुर रहमान साहब हैं और भी छोटी काफी तेरह पार्टियां चौदह हैं। इस्फान यार क्या बदली एजेंडा है। क्या है वो? एजेंडा सर इकट्ठे होने का। एक्चुअल तो एजेंडा है वोट को इज्जत दो, अच्छा, जो मियां नवाज शरीफ ने जो उनका बयान ये तो था। मुस्लिम लीग का है ना, पीपल्स सर पार्टी का। आप मेरी बात सुन लेना, मुझे थोड़ा सा मैं वजाहत दे रहा हूँ, आप करें। उसमें वोट को इज्जत दो के लिए जो मियां साहब ने नारा लगाया था, उस नारे की पासदारी करने के लिए सब ऑल पार्टीज ने जब ये उनकी मुश्तरका एक मीटिंग हुई तो उन्होंने जब ये सोचा कि ये ही वो नारा है जिससे हम जमहूरियत को बचा सकते हैं, जमहूरियत को लेके आगे चल सकते हैं, जिसमें तमाम सियासतदानों की बका हो सकती है। चूँकि हमारे मुल्क में कुछ अदारे इंटरफेरेंस करते हैं किसी भी हुकूमत में, तो उसमें आकर उनके जो आम पब्लिक होती है, आम बंदा होता है, उसकी वोट को जो असल जगह है वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। और उसको असल जगह पे पहुँचाने के लिए ये नवाज शरीफ साहब ने बयानिया जो अपने आवाज़ को बुलंद किया था, और वो हकीकत में ये है वो मुल्क की खुशहाली के लिए उन्होंने ये बुलंद किया, ना कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए, ना हुकूमत के लिए। वो तो हुकूमत चला रहे थे, लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि इंटरफेरेंस जो मुख्तलिफ अदारों की है वो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, उन्होंने जमहूरियत को बचाने के लिए अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी। तो हमें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत सारे मोटरवे बनाई, एटम बम बनाया, उन्होंने सारा कुछ इतने तरगत की है इस मुल्क के लिए। तो फिर हम आज क्यों उनको इस तरह इग्नोर कर रहे हैं कि उनके इस बयानिए की वजह से तमाम पार्टी ने इत्तेफाक किया, उस पर इत्तेफाक करके सब ने ये कहा कि हमें इससे अब जान छुड़वानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल उसकी पहली कड़ी है, कल उसका पहला जलसा है, और वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। कल के बाद आप एक नया अच्छा, मतलब आप ये जो इत्तेहाद है, मतलब पीटीआई की हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं, ऐसे ही है? जी 100% हुकूमत नहीं खत्म करने जा रहे, हुकूमत तो पहले खत्म हो चुकी है। हम हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी,
जो उन्होंने वादे किए वो हुकूमत तो आम पब्लिक में आप चले जाएं वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत में जो पीटीआई के 10 बंदे थे उनमें से एक बंदा रह गया हुकूमत का हामी। अदरवाइज काफी लोग जो हैं वो पीछे हट चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं कर सकता, ये सिवाय बातों के टेबल पे बैठ के कुर्सी पे बैठ के टेबल टॉक कर सकता है, बातें कर सकता है। आप वो पर्ची और जुबानी कलामी बातें वो जी वो नवाज शरीफ के पास पर्ची होती है तो वो बातें करता है, तो ये हमारा लीडर उसके स्टाइल अच्छे हैं वो बातें अच्छी कर लेता है। सर बातों से काम नहीं चलता, स्टाइलों से काम नहीं चलता, इम्प्लीमेंट होता है, काम करना होता है, आवाम को रिलीफ देना होता है, वो इससे हो नहीं सका। और वो आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे ये सवाल है कि 3-4 बारियां आपने ली, क्या उस वक्त में आपने वोट को इज्जत क्यों नहीं दी? मतलब ऐसी को क्यों नहीं स्ट्रेटजी लेके आए कि आपको ये बात ना करना पड़ती? सर देखिए ऐसा क्यों नहीं आपने सिस्टम मतलब बदकिस्मती से इस मुल्क जब ये मुल्क बना था ना उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट का रोल, तो पहली बारी है ना सर मैं वही बात कर रहा हूँ, उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, अब भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। उस टाइम फिर जिसने भी आवाज उठाई या तो उसे गोली लगी या उसे फांसी लगी या उसको जो है ना हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया, मुल्क बदल कर दिया गया। सर इसको अब इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बताना है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। जब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि मेरा काम क्या है और आपका काम क्या है, तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमारे मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती, हमारे मुल्क में जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। अच्छा, फर्ज मालिन की हुकूमत चली जाती है, आपकी हुकूमत फिर दोबारा आ जाती है, फिर ये कहने लग जाएंगे वोट को इज्जत, तो यही कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट का बीच में किरदार है, सर तो ये उसमें मिलके सारे खत्म क्यों नहीं सर होते? उसमें मियां साहब ने ना एक बात मेरे देश में दस्तूर में एक शेर के साथ ये, क्योंकि मुझे आजकल ये शेर बड़ा वो याद आ चुका हुआ है, क्योंकि ये है भी इसी माहौल के मुताबिक। मेरे देश में दस्तूर ये बनाया गया, सवाल जिसने उठाया उसे उठाया गया। भुट्टो को देख ले, लियाकत अली खान को देख ले, नवाज शरीफ का जो हाल किया गया है उसको देख ले। आपने तो अपनी हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं ना किया था। सर हमने देखे ना, नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं उनकी हुकूमत क्यों डिस्टर्ब की गई है? सिर्फ इसलिए कि वो आवाज उठाते हैं, जब वो आते हैं। जहरी बात, जब देखे ना मेरे पास पावर होगी तो मैं आवाज उठाऊंगा ना, जब मेरे पास पावर ही नहीं है तो मैं आवाज कैसे उठाऊंगा? मेरी आवाज को दबाने के लिए देख लें इनकी हुकूमत की तरफ से मैं इस साल मेरे ऊपर 5 पर्चे हुए हैं इंतकामी कार्रवाई। मैं कल जिस मीटिंग में था उस मीटिंग में मैं था ही नहीं, जिस मीटिंग में मेरे ऊपर पर्चा हुआ है। यानी कि आवाज को जब मेरे जैसे बंदे की आवाज को दबाया जा रहा है तो नवाज शरीफ साहब तो बहुत लेवल पे हैं, और जब वो जो दारे हैं उनके अंगेज जब वो आवाज उठती है तो जाहिर बात वो उसी जोर से दबते हैं। जितना सा एक मिनट जी तजियाकार है आप, चूंकि सीनियर भी सियासतदान भी हैं, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही, क्या इन्होंने तो नहीं ऐसा काम किया आवाज दबाने का? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनरल अयूब खान के बाद तो इन 2 घरों की हुकूमत ही रही है ना, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। तो ये सारे जो मसाइल पैदा हुए इन्हीं दोनों हुकूमतों में पैदा हुए। सियासी तौर पे इंतकामी निशाने बनाए गए, सबको बनाया गया। अब देखें ना, जनरल ज़ियाउल हक साहब एक आमर थे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को वो लाए। अच्छा, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने जब फांसी दी तो इनको अप्रोचेबल किया, पीपल्स पार्टी को कोड़े लगाए गए, उनको जलीलो ख्वार किया गया। बदकिस्मती से ये निज़ाम शुरू दिन से हमारा मुल्क का असल में एक सुन अब उसमें दबाते रहे। अब ये इमरान खान साहब आ गए हैं तो वो लोग इसकी आवाज़ को दबा रहे हैं। ये गलत होगा, 100% गलत होगा। मैं करता हूँ ना, मैं उस तरफ आ रहा हूँ सर, आपको तज़किया दूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाज़रीन भी और अवाम को भी ये बात पसंद आएगी कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो स्टेक होल्डर हैं सारे के सारे इस मुल्क के, उन सब को मिलकर बैठकर मुशावरत से इस मुल्क को चलाना चाहिए, क्योंकि इनकी लड़ाई में, वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि सड्डियां दी लड़ाई विच घाह दा नुकसान होता है। पाकिस्तान की अवाम हो रही है जलील। ये इदारे जिनका ये नाम लेते हैं, छुप के लेते हैं, खौफजदा होकर लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ सीधी सीधी ये बात करते हैं फौज, ठीक है? अरे सुन लेना सर, हाँ जी, गरज कर मैं गरज करता हूँ और सुन लेना। चले आप जर्नलों के नाम ले लेंगे, अर्ज कर। अरे सुने ना भाईजान, एक सुन लेना बात। पता है क्या होती है? होता क्या है, टारगेट एक मतलब फूल को किया जाए, लेकिन वो चमन में जब होता है ना फूल, बाग में जो भी दरख्त होता है वो बाग का हिस्सा ही होता है।
अच्छा आप देख लेना, जब मुशर्रफ साहब आए थे तो कितने जर्नैल उनके खिलाफ हुए थे? कोई नहीं हुआ था। अच्छा, फौज की बात है कि ये चाहते हैं पे फौज की मुदाखलत ना हो, ये नहीं, पीपल्स पार्टी भी ये चाहती थी कभी, लेकिन उन्होंने भी इख्तिदार हासिल किया, जनरल अयूब के साथ मिलकर वजारत दाखिला लेके अपनी पार्टी को कायम दायम किया और वो भी अमरीत की गोद में बैठ के आए। उसके बाद नवाज शरीफ जो था ये भी अमरीत की गोद में बैठ के आया। उसके बाद अब मैं साफ साफ कहूँगा कि इमरान खान भी कोई अवामी ताकत से नहीं आया, इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। अब यही मसला एक हल होने वाला है कि ये तीनों स्टेक होल्डर, देखिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कभी किसी को अदालत के ज़रिए हटाया गया, कभी किसी को मार्शल लॉ के ज़रिए हटाया गया, तो ये 3 स्टेक होल्डर हैं, एक सियासतदान है, एक अदलिया है, एक फ़ौज है। क्यों ना इन तीनों को सरबराह बना दिया जाए, या ये तीनों बैठ के मुशावरत से एक ऐसा इमरानी मुआहदा नए सिरे से कर लें। पुराने आइन में से जो शिकें तीनों में से किसी को नापसंद हैं, उनमें अमेंडमेंट करके नई तरमीम ला के नई आनसाजी कर ली जाए, नया इमरानी मुआहदा कर लिया जाए, ताकि ये अवाम को रिलीफ देने के काबिल हो जाएं। क्योंकि एक बात दुनिया में मुसलमान है नाजरीन, कि जब एक घर में लड़ाई होती है, भाइयों की लड़ाई होती है, उसमें से फ़ायदा दूसरे दुश्मन या शरीक, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो उठाते हैं। आज पाकिस्तान से फ़ायदा, एक मिनट सर, बात को थोड़ा सा मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, कि जो बात का इशारा दिया जाता है IMF, इंटरनेशनल वर्ल्ड, ये महंगाई, ये गरीब अवाम की दाद ना होना, ये क्या फ़ायदा उठा रहा है? वो माफियाज, वो चीनी माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो कोई भी हो, खा वो हुकूमत में हो, खा वो अपोजिशन में हो, ये फ़ायदा उठाते हैं वो लोग कि कभी फ़ौज के शेल्टर में आ गए, कभी सियासतदानों के शेल्टर में आ गए, कभी अदलिया के शेल्टर में आ गए। उसमें पाकिस्तान की आवाम के साथ इतना जुल्म और ज़्यादती महंगाई की शक्ल में किया जाता है, कभी डॉलर के रेट पे। ये क्या फ्रॉड है? डॉलर का कोई मसला नहीं है, डॉलर का पाकिस्तानी आवाम को क्या मसला है? ये डॉलर का रेट ऊपर होगा जी, ये ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, ये सब ड्रामे हैं। देखिए 180 रुपये में गन्ना खरीदा गया शहबाज शरीफ के दौर में, चीनी मिल रही थी 42 से 48 रुपये किलो, इसी दफ़ा भी 180 में खरीदा गया, वही गन्ना है, वही रुपया पाकिस्तान का, ये तो नहीं बढ़ा। अच्छा, वो खरीदा गया, अब उस माफिया ने क्या किया, चीनी को 100 रुपये पे ले गए। अब इसमें क्या इन्वॉल्व है? सिर्फ ज़हनी कोफ्त बना के लोगों को, मतलब ऐसे ड्रामों में उलझा के खुद नफ़ा लेके को भाग रहा है इधर, को भाग रहा है उधर। ये जब तक अवामी नुमाइंदगान यानी सियासतदान, अदलिया और फौज ने मिल बैठ कर इस मसले को हल नहीं करना, हम इसी तरह इंतशार का शिकार रहेंगे। अच्छा, आप चूंकि बड़े सीनियर सिटीजन हैं, आपसे एक सवाल ये है, है कि मैं आपसे सवाल गुजारिश करता हूं, सवाल ले लेना, सवाल ले जी जी, कि ये जो कह रहे हैं कि तीनों स्टेक होल्डर, अदलिया, सियासतदान और फौज को मिल बैठ के एक बना लेनी चाहिए, या कि ऐसा होना चाहिए कि सबका मतलब है एक सिलसिला खत्म हो, सियासतदान सिर्फ सियासत करें, अदारे जो हैं वो सुप्रीम रहें, असम्बली सुप्रीम रहे? क्या ऐसा होना चाहिए कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का जो नाना साहब कह रहे हैं कि मतलब मुलव्वस रहनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए? क्या कहते हैं? मुझे एक दुख हो रहा है जी पूरी गुफ्तगू से जी कि शायद हमें बशमूल मेरे तारीख का कोई तालिब इल्म नहीं। सबसे पहले तो बात यह है कि ये कैसे मुमकिन है एक इंसान और गलती ना करे। जन्नत में पैदा हुए थे ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो फिर वो जिस काम से मना किया ना, गोया ये अल्लाह ताला ने इंसान की जिबल्लत में रख दिया। हाँ, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा क्या। फौज और जमहूरी हुकूमत बिल्कुल एक दूसरे से मुतवाज़ चीज़ें हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आपने अपने 3 दरिया इंडिया को बेचे, किसने बेचे? किसी फौजी ने बेचे? पाकिस्तान फौजियों ने बनाया था। जनरल ग्रेसी का आपने हुक्म माना था कायदे आज़म का? आपके हाथ से जूनागढ़ भी गया, कश्मीर भी गया। क्यों गए दोनों? एक जगह तो आपका मौक़िफ़ तस्लीम होना चाहिए था। फिर ये बात है कि सदर अयूब कोई सियासतदानों की मर्जी से आया था, उसके बाद एक मौका मिला जनरल इफ्तिखार को, जिसके नाम पे इफ्तिखाराबाद अब छम कायम है।
छप पे आपका कब्जा हो गया, जोड़िया पे आपका कब्जा हो गया, अखनूर का आपने मुआसरा कर लिया। उस वक़्त क्या हुआ था, जनरल याह्या कैसे ऊपर से टपक पड़ा, उससे कमांड वापस ली गई, उसे वहाँ पे इंडल्ज किया गया। क्या फौजियों को पूछने वाला है? उसके बाद याह्या आ गया, मुल्क दो लख्त नहीं हुआ, झंडे कराची से बन के बांग्लादेश नहीं गए, इनकी मर्जी से तकसीम नहीं हुआ वो। ये याह्या ये नहीं चाहता था कि इसका बयान नहीं आया अखबार में कि मैं मलका एलिज़ाबेथ की तरह का सदर बनूं, मैं बाख्तियार सदर बनना चाहता हूँ। बाख्तियार सदर बनते बनते मुल्क दो लख्त हो गए। सियाचिन किसके दौर में गया है? क्या ये वो उस वक्त कौन हुक्मरान थे? मकसद ये कि आप ये कहना मकसद ये है एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रोल नहीं होना चाहिए उसका। देखे मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक फौजी हुकूमत होती है उनका कमांड एंड ऑर्डर चलता है, ये डिसिप्लिन के लिए एक बुनियादी बात है। डिसिप्लिन होना चाहिए, एक किसी भी तंजीम साजी के लिए डिसिप्लिन का होना बिल्कुल ज़रूरी है। मगर जमहूरियत का हुस्न ये है कि इसमें एक हिज़्ब इख्तिलाफ होती है, एक हिज़्ब इक़्तिदार होती है, वो उनको काउंटर करती है, वो उनको रोकती है, खबरदार इस रास्ते पे गए तो। बात समझ में आई? भाई हमें जमहूरियत चाहिए, हाँ हमें इमरानी मुआहदा चाहिए, मगर क्या चाहिए? जिसमें सिर्फ असेंबली का जो मुकर्रर है हमारी उसका करतार। ये जब तक सारी सियासी देखो भाई बात ये है, हुक्मरान जमात मिल नहीं जाएगी तो ये मतलब है कोई ऐसा आ नहीं सकता मिल बैठ के। हजारों असेंबली का काम है कानून साजी करना, अदालत का काम है उस पर अमल करवाना, फौज का काम है जो ड्यूटी उसे हुकूमत वक़्त दे उस पर उसको ओबे करना। ऐसे ही है ना बात। क्या जब ये वो वहाँ पे बलवा हुआ था इस्लामाबाद में, फौज ने हुक्म माना था? क्या उस वक्त फौज को तलब नहीं किया गया था? मकसद ये है कि इंसाफ की बात करें, किसी तरीके से आप चले। हाँ रह गई बात डॉलर, भाई आपका डॉलर से वास्ता नहीं है, मेरा वास्ता है। मैं तेल लेता हूँ, मैं जो मेरी हर चीज जो है मेरी मसनूआत बगैर उसके बनती नहीं, मेरा कपड़ा उसके बगैर नहीं बनता, मेरा तो डॉलर के साथ तल्लक है। अच्छा फर्ज का है। फैसल साहब ये फरमाइएगा कि जो ये इनका इत्तेहाद है जमातों का, ये किस लिए बनाया गया है? ये इसका मैं आपको मुख्तसर मकसद क्या है? सारी चीजें, इसका सिर्फ एक मकसद है जी, करप्शन बचाओ मुहिम। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। ये जैसे जैसे ये सारे चोर पकड़े जा रहे हैं ना जी, वो सारे खुद ही इकट्ठे होते जा रहे हैं। इनका कोई नजरिया नहीं था जब ये पिछले 5 साल हुकूमत में थे कि हमने वोट को इज्जत देनी है, हमने अवाम। देखिए कोई भी मसाइल है ना, तो एक दिन से कोई चीज पैदा नहीं होती। ये आपने आज से नहीं, ये 1980 से 70 से ले लें, हमारी बर्थ से पहले की आप चीजें देख लें, उस टाइम से लेके अगर आप यहाँ तक लेके आते हैं ना जी, तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो गई। आपने एक ऐसा सिनेरियो बना के यहाँ लोगों तक ले आए हैं कि अब इन्हें याद आया, जब तक ये इक्तदार में हूँ वोट को भी इज्जत है, खुद भी ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं। जब इनको 1/3 मेजॉरिटी दी जाती है, क्लीन स्वीप दिए जाते हैं, तब ये कहते हैं कि जी ये सारी चीजें जो है ना जी ये बड़ी अच्छी हैं। जब अवाम इन्हें रिजेक्ट कर देती है तो फिर कहते हैं जी अब वोट को इज्जत नहीं दी जा रही। और वोट भी वो जो यहाँ से सारी चीजें लूट के इंग्लैंड ले गए हैं जी, वहां जाके वो अपनी मजे से जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे वो गरीब भाई बेचारे अफजाल भट्टी जैसे वर्कर, हमारे जैसे वर्कर, हम लोग यहाँ पे जो है उनके नारे लगाने के लिए रह गए हैं। और ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि इस सारे का सारा आज वो एहतसाब का अमल रोक दें, आज हाथ नरम कर दें, ये सारी अपोजिशन उसी दिन वो हो जाएगी। अभी इसमें जरदारी साहब की खामोशी आपको चंद दिनों में एक ऐसा बोझा दिखाएगी कि आप सारे लोग हैरान रह जाएंगे। आपने इस सारी अपोजिशन की जो तहरीक चल रही है, इस सारे में किसी जगह पे भी आप जरदारी साहब को इन टच नहीं देख रहे। बाकी चीजें रह गई। मेरे भाई ने बात की वोट को इज्जत दे, इदारों की अपनी उन सारी चीजों में जाने की। देखिए जी हम लोग तो पहले दिन से हमारी गवर्नमेंट, हम लोग तो गवर्नमेंट में इस चीज पे आए हैं।
हमारा तो खान साहब ने अपना नाज़िम साहब कह रहे हैं कि ये भी उनके जरिए ही आए हैं, हम उनके जरिए नहीं आए। हमारी इसमें ये 24 साल की जद्दोजहद है, हम उसको लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है ना जी। बाकी हमारे मुल्क की सियासत इस तरह की है, हमारा एक कल्चर डेवलप हुआ है, उस कल्चर को चेंज करने में आपको टाइम लगेगा। आपकी सारी सियासत जो है वो विनिंग हॉर्सेस के ऊपर चलती है। वो आज भी कल भी वर्कर्स की और एक पोजीशन होती है, विनिंग हॉर्सेस हर पार्टी। ये भी आप नवाज शरीफ साहब के सारे टिकट्स देख लें, हमारी हुकूमत के देख लें। जुल्फकार अली भुट्टो को एक इनकलाबी लीडर कहा जाता था। जब वो भी फर्स्ट टाइम उन्होंने टिकट्स दिए थे तो वो किसी गरीब वर्कर को टिकट नहीं मिला था। बुलान साहब आप मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे। मैं इसका जवाब देंगे, आप बात कर लेना। मैं तो ये कहता हूँ सबको मौका दूंगा। ये मुझे बताएं कि आपने कहा कि करप्शन बचाओ मुहिम है, ये मतलब है 2 साल और 5-6 माह हो गए आपकी हुकूमत को, आपने मतलब है कितनी करप्शन जो है पकड़ ली है, कुछ रिकवर किया? सारी चीजें आपके सामने है जी। रिकवर इनसे करना है, इनके प्लेटलेट्स ही कम हो गई हैं, वो मुल्क से बाहर भाग गए, आप किससे रिकवर करेंगे? अच्छा, मतलब है कि 2.5 साल में आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सके तो अगले 5 साल हुकूमत होती है ना, 5 साल 2.5 साल में इनसे निकाल लेंगे जी सारी चीजें इंशाल्लाह। आप देखेंगे, पूरा मुल्क देखेगा, आवाम देखेगी। ये जो ये सारी चीजें लूट के लेंगे, सारी बात अच्छा फैसल भाई, ये वही मुकदमात तो नहीं है जो पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ ये तो इनकी आपस में बनाते हैं, जो पंजाबी कह रहे हैं ना, ये तेरी अपनी बाजी सी है तो पुरानी साडे नहीं है ना विच। आप ये इनकी केस है, क्या ये वही चीज है? पता क्या है जी, असल मसला ये है, यहाँ पे इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये सारे लॉलीपॉप दिए जाते हैं। बेशक ये अपना अफजाल भट्टी साहब भी एक मिनट, अरे सुने ना सर, अरे सुन लेना सर, अब वो सारे कल गुजरांवाला में इकट्ठे होकर सारी चीजें इकट्ठी नहीं, अरे सुने, ये नहीं, ये आप मैं बताता हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं अच्छा जी, गुजारिश ये है कि ये सारे के सारे पार्टीज सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए ये सारे के सारे ड्रामे करते हैं। बुलंद साहब की एक बात में बहुत वजन आया कि कभी भी अवाम की हुक्मरानी नहीं कायम होने दी गई, लेकिन मैं आज ऑन एयर ये बात करना जा रहा हूँ कि जब भी आम आदमी को इक़्तिदार मिला तो उस वक़्त मार्शल लगे हुए थे। जब भी ये जमहूरी दौर आए, वडेराना सिस्टम, जागीरदाराना निज़ाम और सरमायादाराना निज़ाम को प्रमोट किया गया। अब क्या है कि जब फौज आती है हम उसको मार्शल का नाम देते हैं, सो हमारे आइन के मुताबिक वो गलत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जमहूरियत क्या चीज़ है, किधर से आई है जमहूरियत? अपनी पैदा करता है। सरमायादाराना निज़ाम को बचाने के लिए, जागीरदाराना निज़ाम को बचाने के लिए एक वडेरों को टिकट दिया जाए, आम आदमी को कोई आगे। अच्छा, फिर एक बात, दूसरी बात यह है कि जब असम्बली में इन्होंने इतराज़ किया ना कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, तो जब असम्बली में पैसों के जोर से वोट खरीद के आएगा, क्या आइन इजाज़त देता है वोट खरीदने की? जब आइन में ये इजाज़त नहीं, खुद एक बंदा करप्ट है, बेईमानी करके, 2 नंबरी करके, आइन की खिलाफ वर्जी करके असम्बली में पहुंचता है, जब उसने खुद गैर कानूनी काम किए होते हैं तो दूसरे पर वो चोर कैसे इल्ज़ाम लगाएगा, खा किसी भी पार्टी से हो? सिर्फ और सिर्फ मेरी बात में इंशाल्लाह एक दिन वजन ज़रूर आएगा कि जब तक ये तीनों स्टेक होल्डर बैठ के इमरानी मुआहदा नहीं करते, रोल का तयन नहीं करते, उस वक्त तक पाकिस्तान में तब्दीली आने वाले नहीं है। ये जो पीटीआई के मुकदमात हैं, ये करप्शन के बनाए नहीं, ये कोई कुछ भी नहीं, हालांकि ये आज तक नहीं तस्लीम किया। नहीं, इन्होंने सुनो, पीटीआई तो कहती है कि हमने ये मुकदमे ही नहीं किए। जब इन्होंने मुकदमे नहीं किए तो ये रिकवर कहाँ से करेंगे? बात सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामेबाजी है ना, कुछ भी नहीं है। सियासी इशू बनाने होते हैं, इशू हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, गुजरांवाला में क्या आप करने जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब जलसा है आपका? जी सुबह इंशाल्लाह 16 अक्टूबर कल है, तो फिर पूरी इजाजत है जी इनको जलसा करने की गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको जी वो बताता हूँ जी। पहले तो अपना फैसल भाई के कुछ इन्होंने सवाल रेज किए थे, तो मैंने कहा चले वो उनका जवाब दे दूँ कि करप्शन बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं करप्ट लोग। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब 2 साल 2.5 हो गए हैं, उनके 1 टके की ये करप्शन साबित नहीं कर सके। अदालतें इनके हाथ में थी, अदारे इनके हाथ में थे, सब कुछ इनके हाथ में था, फिर भी ये करप्शन साबित नहीं कर सके। फिर एक बंदे पे इल्ज़ाम लगाना, सिर्फ ये करप्ट है कहने से बंदा करप्ट नहीं होता जब तक
कोई रिटर्न, कोई प्रूफ, कोई सबूत। कंटेनर पे खड़े होके खान साहब कहते थे मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन आज तक वो साबित नहीं कर सकते। झूठे हैं, सियासी हैं, 100% झूठे हैं। मुकदमात सिर्फ ये है कि वोट को इज्जत दो का जब मियां साहब ने अपनी हुकूमत में नारा लगाया था, 1 साल रहते हुए अपनी उनकी हुकूमत थी, उसमें उस वक्त उन्हें जब पता चला कि हमारा जो आइन है, हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो जमहूरियत खोखली होती जा रही है, उसको मजबूत करने के लिए अगर वोट को इज्जत दो का नारा ना बुलंद किया गया तो ये खोखला होता जाएगा मुल्क, और मुल्क आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक जो है वो बर्बाद हो जाएगा। यकीन मानिए उन्होंने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी सिर्फ इस बयानिए के लिए। पूरे 5 साल करके वो हुकूमत मेरा ख्याल है खत्म हुई है। पनामा लीक्स आई थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको भी पता है, सबको पता है कि ये इंटरनेशनल जो सारा एक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट होती है उनका ये एक ब्लैकमेलिंग एक काम होता है, और वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए उन्होंने सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे ड्रामे रचाए हुए होते हैं। मैं आप खुद की बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि एक नजरियाती बंदा हूँ। नवाज शरीफ का कसूर ये था कि उन्होंने खुद कर ये कहा कि आपका ये काम है और मेरा ये काम है, मुझे ये करने दें, आप वो करें जो आपका काम है, आप मेरे काम में इंटरफेरेंस ना करें। और मुझे जब अवाम ने सेलेक्ट करेगी, अवाम इलेक्ट करेगी, तो मैं अवाम के थ्रू आऊँ। आप बिल्कुल हमारे मामला से हट जाएं, जमहूरियत से दूर हो जाएं, आपका जो काम है वो करें। तो उसकी बेस पे इन्होंने पनामा लीक्स का ड्रामा रचा दिया। अच्छा, अकेले आप ये कर पाएंगे क्या? हुकूमत को भी आपको मिलाना नहीं चाहिए, मतलब जो हुक्मरान सर देखिए एक तो ये बात है कि जब खान साहब कंटेनर पे चढ़े थे ना, तो उन्होंने तैरुल कादरी साहब थे, कुर्सी बचाओ, कुर्सी लो मुहिम, जो अभी ये कह रहे हैं कुर्सी बचाओ या करप्शन बचाओ मुहिम का, तो जब तैरुल कादरी साहब को साथ लिया, खादम रिजवी साहब को साथ लिया, इमरान न्याजी साहब ने, और बहुत सारी और भी छोटी छोटी पार्टी को साथ लेके उन्होंने कुर्सी लो मुहिम समझ लें, फिर उस टाइम तो कुर्सी के लिए उन्होंने सारा ये प्रगट किया था। अच्छा, कल कितने लोग वहाँ पे आप मतलब देखें, बाकी आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि कल अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं परसों लाहौर भी था, वहाँ पे लोगों का जोश देखा, मंडी में देखा हूँ, गुजरांवाला में भी कल परसों गए हुए थे, उधर से होके आए हैं। सर आवाम निकलेगी पूरे पाकिस्तान से, केपे के भी लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से, सिंध से लोग आ रहे हैं। आप देखिएगा कि अवामी समंदर होगा, ये एक जेन्युइन जैसे होती है एक तब्दीली जो है आपको नजर आएगी। ये बातों वाली कंटेनर वाली तब्दीली नहीं होगी इंशाल्लाह। लोग इकट्ठे कर लेंगे ये इकट्ठे यानी कि आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। और जो 13 दिसंबर को कितने रुपए पर आप जो है वो लोग सर, एक तो देखे ना जिला मंडी बहुद्दीन में जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर्चे काटे जा रहे हैं, उसमें आप बताएं कि कितने आप कर सकते हैं। हमें रैलियां नहीं निकालने दे, हम यानी कि रैली के तो लेके जाना चाह रहे हैं, जलसे में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये हमें रोकेंगे। छापे आज भी रात को रेड कर रहे हैं, पर्चे काट रहे हैं, किस बेस पे, क्यों काट रहे हैं? नून लीग के दौर में एक भी पर्चा दिखा दें, ये जब इन्होंने धरना दिया था, जब इन्होंने जलाओ थी, पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, उस टाइम कोई पर्चा नून लीग की तरफ से कोई नहीं हुआ। नून लीग की तरफ से वो, हालांकि वो पर्चे थे, वो बनते थे। बतौर सियासी वर्कर जो हमारा जो माथे का झूमर है जी, ये एफआईआर जो होती है ना सियासी वर्कर, और मैं जिस दिन हमारा लॉकडाउन था 2 नवंबर का, तो उसमें मेरे घर में 3 दिन मुसलसल रात 2 बजे 3 बजे, मैं बल्कि पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग भी करते हैं। देखें, और मैं एक चीज, मैं अफजाल भाई सिर्फ एक चीज करना चाहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी, देखें हम लोग सारे बतौर सियासी वर्कर, हमारा, मुझे ये चीज उस वक्त भी बुरी लगी थी, और इस दफा भी जैसे ही हमें ये रिपोर्ट मिली कि ये चीजें हो रही हैं, और खुल के सिर्फ मैंने नहीं, हमारे के 90% लोगों ने इस चीज को कंडेम किया कि जी किसी भी सियासी वर्कर पे, देखिए ये चीजें गवर्नमेंट की, हम अभी हम बात कर रहे हैं बतौर सियासी वर्कर की, मैंने बात की है बतौर सियासी वर्कर, हम सारी एक्टिविटीज, अगर 1 मिनट मुझे मौका देना, क्योंकि मेरा तजर्बा इसमें बहुत ज्यादा है। आपका तजर्बा माशाल्लाह सियासत में है, हम लोग अभी बच्चे हैं इस सियासत में। नहीं, वो नहीं, इस मामले पे हम लोग एक चीज तो कल मैंने अपनी वॉल से जो है वो बाकायदा शेयर की, और उसमें मैंने ये चीज लिखी कि हम लोग सियासी वर्कर्स के घरों के ऊपर ये जो छापे किए जा रहे हैं,
इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गलत है ये गलत चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत है, जमहूरी हक बनता है उनका हक है, वो अपोजिशन में है, उनका हक है हमें बताएं कि जी यहाँ से आप गलत हैं। ये चीजें आप डेफिनेटली पहले बुलंद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ ने उनको बताना है जी ये गलत ट्रैक हो रहा है जी, यहाँ पे आप शोर करें जी। अच्छा, जो एफआईआर हुई है इन पे, जो मंडी मौजूद के ये सारे जो लोग शामिल हैं, ये तो इन्होंने एसओपीज की कोई खिलाफ वर्जी की है तो उसके ऊपर अच्छा, वो ठीक है, कोरोना के हवाले वो से, ठीक है। क्योंकि देखें इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है, इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है, तो इन्होंने नहीं जी नहीं, पुलिस ने अच्छा क्या सीन है? 7 बजे मीटिंग होनी है, 7 बजे मीटिंग होनी है, 2 बजे जाके पुलिस को सिक्योर कर दिया वो कह रहे हैं पुलिस सिक्योर होने देगी। वहाँ क्या सीन हुआ? अल करीम हाउस कुर्सियां लगाई जा रही थी, मीटिंग थी बकायदा, उसमें जाहिर बात है एक सदर है चौधरी मुशाहिद रजा साहब, उन्होंने अपनी जो तंजीम के हवाले से मीटिंग करनी थी, MP MNS वर्कर्स ओहदेदारान थे, उनको बुलाया हुआ था, मदऊ किया हुआ था कि जलसे के हवाले से मीटिंग थी। तो हर पार्टी का हक होता है पुरअमन तरीके से, कोई डंडा सोटा बंदूक तो नहीं थी उनके पास, वहां पे कुर्सियां लगाई जाती, पुलिस ने वहां से आके कुर्सियां उठाई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम आपको नहीं होने देंगे। वहां पे झड़पें हुई, आप एक दूसरे के साथ तलक कलामी और झड़पें थोड़ा सा थोड़ी गुंजाइश निकालें, थोड़ी सी दस्तों के वो तो हुए सर, हुए हैं। लेकिन एक करे सुने ना बेटे साहब, अरशद लिल्ला साहब जो है वो भी वो देख लें, उनका भी वो वीडियो एक चढ़ी हुई है, वो तो उनकी इलेक्शन के दिनों की। अच्छा नहीं अभी अच्छा मैंने वो उनकी एक इलेक्शन उसमें सर ये उसके बाद जो है वो मीटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने FIR करवा ली। और बात सुने, लोगों को आने दिया गया नहीं, लोगों को रोका तो कहां से आए लोग, कैसे आए वहां से? पूछा नहीं, नहीं वहां पुलिस और लीड की उन्होंने जा क्या किया था? तो रोका है, लोगों को चेक की है, क्यों जा रहे हो? ये जमहूरी है, मीटिंग किस टाइम किस एक सवाल और आसफ बशीर बागड़ के घर क्या हुआ, क्या सीन था वो फेसबुक पे? नहीं वो भी देखें, अब एक जमात का सदर है आसफ बागड़ साहब जो है पीपल्स पार्टी के, हमारी जमात का क्या तो बनता है कि वो जाके उनको वो बोले कि आपने यहाँ पे कोई गैदरिंग नहीं करनी है, आप क्यों गैदरिंग कर रहे हैं? वो अपनी 4 दीवारी में जो मर्जी करें, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे हैं, एक जमहूरी हक है उनका, कोई भी पार्टी आप जाकर मैं अफजाल भाई की दोनों चीजें बिल्कुल मुख्तसर जो है ना जी, एक मिनट वो पुलिस किसको पकड़ के लेगी आपको पता है, या आपको पता है उनके घर से किसी को पकड़ के कहां से जी? वो ये मुलाजम को ले गई थी फिर छोड़ दिया था, मुलाजम को ले गई थी, वो मैं आपको सुना वो को नहीं इतना। वहां पे हुआ क्या है, यहाँ पे 2 बजे पुलिस गई है जी अल करीम हाउस, जो भाई बता रहे हैं कि इनके वो शायद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मुशाहिद रजा, उनके घर, वहां पे पुलिस ने उनके गेट से बाहर रह के उनको सारी चीजें बताई हैं कि जी आप लोगों ने ये SOPs हैं कोरोना के हवाले से, आप लोग अगर गैदरिंग कर रहे हैं तो आपने इस हिसाब से करनी है, अगर आपको वो रोक रहे हैं, आपकी कुर्सियां उठा ली हैं, तो आप 6:30 बजे वहां पे किस चीज की मीटिंग कर रहे हैं, आपके लोग कहां से आए हैं? वही सारी चीज आसफ बागड़ के घर में हुई है, और वो मीडिया पे लोगों ने सारी चीजें सुनी है, जो बातें हो रही हैं, वो पुलिस को काम उनको कह रहे हैं कि जनाब आपने अपनी 4 दीवारी के अंदर करें, और ये सारी चीजें अगर वहां पे कमर जमान कायरा और वो सारे लोग आए हैं तो वो भाई ये रहे हैं वहां पे सर, मैं जनरल सी चीजें हैं ना, और वहां पे अच्छा मैंने आपके ऊपर कुछ 780 की FIR मैंने को खबर पड़ी थी कि रास्ते में कंटेनर रखने की कोई ऐसा सीन है? जी बिल्कुल 100% है कंटेनर। अच्छा जी आप मौका तो देना, उन्होंने एक वो चौकियां बना ली हैं सड़कों पे में, कुछ नहीं है, नहीं चौकियां बना ली लेटेस्ट अपडेट, उनको टास्क दे दिया गया है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो सर उन्होंने वर्कर्स को रोकना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जोश है, जज्बा है, लेकिन ये इसमें मैं सिर्फ बयानिया है उसको हमने बनाया है। अगर कोई पकड़े जाए हम सर मेरे आपसे 2 सवाल है, हम इंतजामिया से डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं, ताकि से डरते हैं। अच्छा गिरफ्तार कर ये खुद कहते हैं हमें आगे पकड़े जी, हमें पास है मैं एक बात सुन, इंतजामिया अगर अमन व अमान के हवाले से कोई इस तरह की एक्टिविटी या कोई प्रैक्टिस कर रही है, कोई इस तरह की चीज हो रही है, तो वो हुकूमत का नहीं, वो जिले इंतजामिया का या सूबाई हुकूमत का ये चला कौन रहा है? देखिए हम लोग तो सर ये तो सर मैं अरे सुने ना सर मेरे 2 छोटे सवाल हैं, लास्ट इनके सवाल इस्लामाबाद आप कितने दिन बैठे रहे?
हम लोग तो इसी करप्शन के खिलाफ ही थी ना। वो मेरे भाई ने कहा नहीं, कि कितने ये दिन पहले आग उन्होंने लगी, कहा आग कि लगी, हम आग लगी, 126 दिन हम लोग बैठे हैं, आग लगी, तोड़-फोड़ पता हुई, है कि हम अदालतों के हमले किए गए, 70% डेज एक हम लोग पर्चा वहाँ भी पे दिखा मौजूद दे, है। एक पर्चा एक भी पर्चा दिखा नहीं, मैं आपको कितने पर्चे वो दिखा एक दूं? दिन का जलसा आप- कर रहे हैं, आपके वो सदर मुमलिकत रीजनल सतह पे है, सुन लेना जी, मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात एक उनको जलसा कर लेने आप भी इनको इजाजत दी हुई है ना जी। यानी वो जिना महंगाई के ग्राउंड खिलाफ, में हम महंगाई के खिलाफ सिर्फ जनाब इनको जिना ग्राउंड में मैं इनके भाई को भी व्हाट्सएप कर देता हूँ, जो डीसी की तरफ से इनको परमिशन लेटर सर वो मिला। तो बातें हैं ना, व्हाट्सएप से सिर्फ बातें हैं, वो परमिशन मैं बातें यहाँ हैं, पे लेकिन दिखा रोका देता जा हूँ, रहा आप है, कहते हैं पकड़ा कि जा रहा है, हो सकती पर्चे दिए जा रहे हैं। कहाँ और पकड़ रहा है? आप यहाँ हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं, मुझे मुझसे कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका हो है। सकता है। सर बात ये है कि अगर तो मैं सियासत में बात करूं, जी जी, मेरा तो सियासी एक हैसियत नहीं है, आपका बुजुर्गाना तजिया अच्छा। पड़ता है जी। तो ये तो सारी रात बात खत्म नहीं होगी। जी जी, मैं तो आपसे दो छोटे सवाल करना चाहता हूँ। हासिल गुफ्तगू क्या है और क्या हम SOP पे अमल कर रहे हैं? जी नान साहब आप बताइएगा। देखिए, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कि मेरे भाई को और तमाम कारकुनान को और गुजरांवाले के जलसे को पुलिस कामयाब कर रही है, इनको लीडर बना रही है। देखिए, मैं भी कारकुन रहा हूँ, मुझे पता है जब तक अवाम में हिजान बर्पा ना किया जाए तो जलसे कामयाब नहीं होते। मैं समझता हूँ गोंदल साहब, आज खुशबख्ती है आपकी, आपको किसी को कुछ नहीं कहा गया। ख़ास तौर पे मंडी बहुत दिन में चले ज़ुबानी कुछ झड़प वगैरह होती है, हमने तो वो दौर भी देखे हैं जब हमें डंडों से मारा जाता था, हमें गिरफ्तार करके पर्चे दिए जाते थे। आज आप पे नक्शे अमन की या वो मास्क की होगी, उसमें तो कोई सजा नहीं है, कुछ भी नहीं। हमें 3-3 महीने के लिए नज़रबंद किया जाता था, घरों पे सीढ़ियाँ लगा के वहाँ से गिरफ्तारियाँ की जाती थी। अरे सुने ना सर, अरे सुन, आपको गवर्नमेंट मैं समझता हूँ प्रमोट कर रही है। आप बल्कि वावेले के बजाय लोगों को इकट्ठा करके, कारकुनों को इकट्ठा करके वहाँ पे ले जाएं। और अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ उसमें होता क्या, अरे सुन, आपने खुद, अरे सुन ले कुर्सियां खाली थी सर, अरे सुन ले, पहले सारी जगह पे खाली होती हैं। अच्छा ये बात आपके दुरुस्त मान लेते, देखे ना, अरे सुने ना, जब आपको प्रमोशन मिल रही है तो आप उससे फायदा उठाएं। सर नहीं कोई, देखिए आप, सर मैं आपको नुमाइंदगी कर कह रहा हूँ, जब आपने बताया कि गुजरांवाला भी गए, लाहौर भी गए, इसका मतलब यह है कि रुकावटें नहीं है, तभी आप यहाँ पे आए हैं ना। अच्छा, लेकिन ये नहीं, बहरहाल ये है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, प्रोग्राम चल रहा है, पुलिस ज्यादती नहीं कर रही, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी के साथ तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मलिक रोज़ बैर को 94 से इजाजत है, अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।